हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल बॉबी साइंस में। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी आरआरबी ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, उसके बेस पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन की डेली सीरीज में लाया हूं। ठीक है, तो आप लगे रही वीडियो पर, मतलब अंत तक, और देखते रहिए किस प्रकार क्वेश्चन मैं आपके लिए आज बताने वाला हूँ। तो प्रकाश की चाल की सर्वप्रथम इकाई किसने मापी थी? रोमर ने। ठीक है, तो रोमर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल की सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रोमर नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकाश की चाल को मापा था। ठीक है, अगली बात हम बताएं तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई, ये हल्का सी क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, ये दूरी का है। ठीक है, दूरी कैसी? खगोलीय दूरी है ना, खगोलीय दूरी का ये मात्रक है, खगोलीय दूरी। ठीक है, इससे खगोलीय दूरी मापी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक जो होता है एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए, लेकिन ये आता कैसे निकल कर? देखिए, ई जो है, एनर्जी जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब आवृत्ति की। आवृत्ति मैंने इसे म्यू करके लिखा है। ठीक है, म्यू इसका सिंबल होता है। तो ई जो है, अगर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पर तो आवृत्ति बढ़ेगी। ई जो है एनर्जी है। ठीक है, ऊर्जा अगर से ज़्यादा देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर एनर्जी कम करेंगे तो मतलब ये जो है आवृत्ति उसमें कम होगी। देखिए कहाँ पर यूज होता है, ये जो है मतलब दो पिंड है, ये मान लीजिए एक पिंड है, ये कण है ना। जब मैं इसे मतलब नीचे से इसे मतलब बॉईल कर रहा हूँ, तो जब मैं इसमें मतलब लाइट दूंगा, इसमें एनर्जी देंगे, तब ये जो है, ये वाले जो कण हैं, ये कण तेज तरह से कंपन कर लेंगे, दूर से दूर दूर जाएंगे, तो मतलब इनमें आवृत्ति होगी। कंपन का मतलब आवृत्ति करेंगे, और आवृत्ति जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बात भी आप याद रखेंगे, समय के व्युत्क्रमानुपाती है 1/T के। ठीक है, तो ये इस तरह से दो सूत्र यहाँ से निकल कर आ जाते हैं आपके लिए। तो ई जो है, ई जब मैं ये वाला चिन्ह हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पर एच आ जाता है, और एच बराबर ये हो जाता है म्यू। तो एच बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर E/, में ये हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो ई का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1/, में है ना, तो ये आप देखेंगे इससे जो मात्रक लगेगा जूल सेकंड। ठीक है, जूल सेकंड, जहाँ पर भी हम उसका आंसर लगा देंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसआई में लेंस का मात्रक क्या है? लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करें, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? तो ये देखेंगे आप, अनौपचारिक रूप से जो हम यूज करते हैं वो प्रकाश वर्ष के लिए करते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये समथिंग समथिंग मतलब थोड़ा अप्रोक्स में आता है। ठीक है, इसका जो है, तो इसलिए हम अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करें, दाब की सही यूनिट क्या है? दाब जो है, दाब क्या होता है? पी बराबर जो होता है, पी बराबर F/A होता है, पी बराबर F/A। ठीक है, तो F का तो हो जाएगा न्यूटन, है ना, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पर जो दे रखा है ये ए, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दाब का जो मात्रक हो जाएगा आपका, दाब का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर कहाँ पर लिख रहा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक यूनिट और भी होती है, मतलब अगर दाब की आपसे कोई यूनिट पूछी जाए तो दाब का जो एक और मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल दाब का मात्रक होता है। सही है, पास्कल दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, त्वरण की बीमा क्या है? त्वरण होता क्या है? एक्सेलरेशन जो होता है, ए बराबर रिप्रेजेंट करते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को। ठीक है, वेग परिवर्तन की समय दर के लिए कहते हैं वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो हमें यहाँ पर वेग की बीमा पता होनी चाहिए और समय की बीमा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। वेग की जो बीमा हो जाती है, वेग जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, है ना, विस्थापन बटे समय, वेग ये होता है। तो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का जो बीमा हो जाएगी वो एम। ठीक है, क्योंकि इसे मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एम हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर नहीं, एल होएगा, सॉरी, यहाँ पर एल होएगा, ये एम नहीं होगा, क्योंकि लंबाई है नहीं, लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो बीमा हो जाएगी वो एल हो जाएगी, विस्थापन की बीमा एल। ठीक है, ये एल हो जाएगा, और समय की जो हो जाएगी वो टी हो जाएगी। तो यहाँ से जो वेग की बीमा निकल कर आती है वो क्या आती है? LT-1। देखिए ये हमसे बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम भूल भी जाते हैं, ये रटना नहीं पड़ता है, मतलब समझ में आना चाहिए। तो वेग परिवर्तन की जो बीमा हो जाएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? LT-1, LT-1। सही है, इसके बाद जो है नीचे समय की बीमा दे रखी है, समय की तो टी है। ठीक है ना, तो ये टी एक और ऊपर जाएगा, तो ये मतलब ऊपर जाएगा, माइनस को जुड़ जाएगा ये, तो LT-2। ठीक है, एम इसमें जीरो है, एम इसमें
जीरो। अगर इस तरह का कहीं दे रखा है तो वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए एल तो बन है, एल बन है ना, एल मतलब एक है तो बन लिख सकते हैं, एल बन एम जीरो टी माइनस टू, तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमसे ये बीमा उमा निकालनी आनी चाहिए। सही है, आगे देखेंगे एस आई में त्वरण का मात्रक क्या है। देखिए त्वरण का मात्रक की बात पूछिए तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता क्या, त्वरण जो मैंने अभी बताया आपके लिए, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, ये त्वरण होता है। ठीक है, क्योंकि एकांक समय में वेग में हुए परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। एक्सेलरेशन जो है मतलब क्या है, वेग का परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए वेग का परिवर्तन, वेग की जो वेग का जो मात्रक था, वेग मैंने भी आपके लिए बताया था, वेग जो होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है, वो विस्थापन परिवर्तन की दर होती है। यहाँ पर विस्थापन बटे समय लिखूंगा मैं। विस्थापन कितना है इसमें, विस्थापन की जो बीमा हो जाती है वो मीटर है, विस्थापन का मीटर, और इसकी जो है सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसमें देखिए मीटर पर सेकंड तो इसकी आ गई, मीटर पर सेकंड इसकी, और समय की भी सेकंड आ गई। ठीक है ना, जब ये एस ऊपर जाएगा तो ये एम एस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसे और ऊपर मतलब बटे में अभी इसे बेस ठीक से लिखना चाहूँगा एक साथ में, तो एम एस माइनस टू बन जाएगा। तो ये आपकी त्वरण की बीमा हो जाती है। ठीक है, त्वरण का मात्रक, सॉरी त्वरण का मात्रक हो जाता है एम एस माइनस टू। एम एस माइनस टू देखिए ए में है तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तापमान में कितना कम कर देने पर, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो 0 डिग्री कब कहलाएगा, 0 डिग्री जो होता है मतलब अगर 273 के बराबर होता है, 273, अगर मैं किसी में से भी 273 डिग्री सेल्सियस कम कर देता हूँ, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन जो है वो कितने के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर मैं 273 ही घटा दूँ तो ये जीरो आयतन घेरेगी, तो माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जंग किसका उदाहरण है। तो जंग जो है भाई, जंग लगना क्या कहलाता है, एफ ही है, ये लोहा है, लोहे की क्षण नमी में पड़ी है तो नमी का जो सूत्र हो जाता है वो H2O हो जाता है। ठीक है, नमी का सूत्र जल के में संपर्क में रखिए तो इस टाइम ये क्या बनाएगा, FeO फेरस ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। तो फेरस ऑक्साइड ये क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। क्या है ये, यौगिक है। देखिए अगर ये दोनों मिल जाते है ना, तो ये मिश्रण पे कहलाता, क्योंकि इसमें से एक अपचिप भी निकल रहा है हाइड्रोजन के रूप में, तो ये सिर्फ यौगिक बना रहा है। फेरस ऑक्साइड क्या है, जंग एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, तो ये आप नोट करके लिख लेंगे। सही है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया ये होती है। जब लोहे की कील पर जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है ना। तो जब लोहे ऑक्साइड का निर्माण होता है, देखिए Fe है ये लोहा, लोहे पर जंग किन किन के संपर्क में होती है, मान लीजिए अम्ल के संपर्क में रखिए, H2SO4 के संपर्क में रखिए, तो इस टाइम में क्या बनाएगा, ये FeSO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस अलग विस्थापित कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए अलग विस्थापित कर देगा। तो इस समय क्या बना रहा है, भार में बिना परिवर्तन के भार में कमी होती है। तो देखिए हमेशा याद रखना, अगर क्या कहते हैं इस तरह से अगर ये बना रहा है तो इसमें से भार हमेशा कम होएगा। ठीक है, तो याद रखना अपना, भार में कमी होगी, भार में बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, रंग में कोई रंग से कोई मतलब ही नहीं है। भार बढ़त होती है, भार में बढ़त होती है, भार में बढ़त होती है, भार बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक तत्व है। देखिए तत्व की बात करें, तत्व जो होते हैं, तत्व एक मतलब स्वतंत्र होना चाहिए हमेशा, तत्व जो है स्वतंत्र होना चाहिए, किसी का योग नहीं होना चाहिए, तो वो तत्व कहलाता है। कोई और अन्य परमाणु इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई अन्य परमाणु इसमें नहीं आना चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रकार का तत्व कहलाएगा। तो आप देखेंगे निम्न में से कौन एक तत्व है। तो नीलम एक पत्थर होता है, पन्ना एक टाइप का पत्थर है, मतलब नग है ये, है ना, मणिक भी नग, लेकिन हीरा जो है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हीरा जो है क्या है, एक प्रकार का अपरूप है। सही है, देखिए शोर हो रहा है, थोड़ा मैनेज करेंगे भाई, घर है ना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जा सकती है, मैं बताता हूँ आपके लिए। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन है ना, लिथियम, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इस तरह मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये तत्व दे रखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियस। ऊपर से लेकर नीचे को अगर मैं चलूँगा तो इसमें क्रियाशीलता में कमी आती है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया कम करती हैं ये, मैं देखिए पढ़ाऊँगा जब आपके लिए बताऊँगा, क्लास में भी लाऊंगा मैं इनके लिए। तो जब ये अभिक्रिया कम करेंगी तो ये कोई सी भी देखिए, सोडियम है, सोडियम अगर हवा के संपर्क में आ जाता है तो तुरंत से आग लग जाती है। ठीक है, हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है सर, इसमें आग लग जाती है। ठीक है, पोटेशियम भी इसी तरह का, रुबिडियम थोड़ा कम है, सीजियम और फ्रांसिस थोड़े और कम है। ठीक है,
तो जो कम क्रियाशील होएगा, देखिए चांदी भी क्रिया कर लेती है, सोडियम में आग लग जाती है, तांबा भी क्रिया कर लेती है, तांबे पर जंग आती है, लेकिन सोने पर जंग नहीं आती, क्योंकि सोना क्रिया नहीं करता किसी से भी, बहुत कम क्रिया करता है, ठीक है। निम्न क्रियाशील धातु में कैसी है, निम्न क्रियाशील, तो इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, ये नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्रियाशीलता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक जो होता है भाई, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है ये। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात बताऊं, तो जैसे किसी चीज़ को उबालना, सही है, वो निम्न ताप जिस पर कोई द्रव अपना उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा होता है, कण जो है एक दूसरे दूर दूर जा रहे होते हैं, ठीक है, दूर दूर जा रहे होते हैं। तो इस वक्त इसका दाब कोई बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा होगा, क्योंकि दूर दूर जा रहे होंगे तो प्रेशर घट रहा होगा, तो सिंपल सी बात से क्या होता है, घटता है, ठीक है। जब क्या कहते हैं, द्रव का दाब बढ़ता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, सॉरी, जब मतलब दाब बढ़ा रहे हैं हम। एक बात देखिए, मतलब ये जो है इसके अंदर कण है, इसके अंदर ये कण है, जब मैं इसको पास, मतलब इसमें क्या कहते हैं, इन्हें पास लाऊंगा, प्रेशर लगा पिस्टन के द्वारा पास लाऊंगा, मतलब दूर दूर कण, इस तरह से बहुत दूर दूर कण थे, ये देखिए ना। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब मैं समझा के अगर पढ़ें समझ के, तो आप मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते। जब इसके ऊपर मान लीजिए पिस्टन रखिए, जब मैं इसे दबा रहा हूँ, ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये कण जो पास आएंगे, देखिए इस तरह से एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। जब ये पास आएंगे तो इन्हें दूर करने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, अधिक क्वथनांक की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो इसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनी का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलायता, देखिए विलायता हमेशा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ध्यान रखना। ये देखिए ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें जरूर आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। विलायता जो होती है हमेशा वो अनुक्रमानुपाती मान लीजिए ताप पर, अगर ताप बढ़ाएंगे हम तो विलायता भी बढ़ेगी, और ताप घटाएंगे तो विलायता घटेगी, ठीक है। तो जितना अधिक ताप मिलाएंगे, विलायता क्या था, किसी चीज़ को घोलना, ठीक है, किसी ताप पर, निश्चित ताप पर किसी चीज़ को घोलना, विलायता कहलाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विलायता ताप अगर बढ़ाऊंगा तो विलायता बढ़ेगी, ताप अगर घटाऊंगा तो विलायता घटेगी। अगर हम चीनी का ताप बढ़ाते हैं तो विलायता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, हमेशा बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठोस का सीधा वाष्प में परिवर्तित होना। कोई ठोस है, ठोस पदार्थ है, और उसका डायरेक्ट वो वाष्प में बदल जाए, मतलब डायरेक्ट वो भाप बनकर उड़ जाए, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन देखिए यहाँ पर तो सब्लिमेशन कोई देना रखा, सब्लिमेशन का जो क्या कहते हैं हिंदी होती है वो ऊर्ध्वपातन होती है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलना, ये क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, कि वाष्पीकरण क्या कहलाता है। वाष्पीकरण किसी द्रव का डायरेक्ट वाष्प बनना, हिमीकरण किसी द्रव का, कोई द्रव है और द्रव जो डायरेक्ट क्या हो रहा है, बर्फ में जम रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है हिमीकरण। संपीड़न जो है, संपीड़न कंप्रेशन कहलाता है, मतलब किसी गैस का, है ना, ठोस बनाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। ठोस नहीं करके मतलब किसी एक एकांक आयतन में उसे पुट करना, ठीक है। कोई गैस है बहुत सारी, कोई आयतन ज़्यादा घेर रही है, उसे मान लीजिए फिक्स आयतन, जैसे सिलेंडर के अंदर जो गैस बनने की क्रिया कहलाती है, सिलेंडर में गैस भरने की जो क्रिया वो क्या है, संपीड़न क्रिया कहलाती है, सही है। तो उदत्तीकरण कहला देंगे, इसके लिए क्या कहला देंगे, उदत्तीकरण भी एक प्रकार का ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे इसके उदाहरण की बात करूँ, इसका उदाहरण आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा, तो देख कपूर जो है, कपूर आपने देखा होगा, कपूर है, ठीक है, या आप वॉशरूम जाते होंगे तो वॉशरूम में आपने ओडोनिल की गोलियां देखेंगी। ओडोनिल जो होती है वो टैबलेट जो होती है वो सब्लिमेशन कार्य करती है, वो स्वयं अपने आप उड़ जाती है, सही है। वो खुशबू देती है, कहने के लिए खुशबू मतलब सुगंधित होती हैं, जो मतलब उसमें हमें किसी प्रकार की स्मेल ना आए, तो इसलिए ओडोनिल का उपयोग आजकल के मतलब दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो एक प्रकार सब्लिमेशन होता है, धीरे धीरे करके ये उड़ जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप ही बास बनकर उड़ने लगती है। क्या होने के लिए ठोस होती है, ये गोलियाँ जो होती हैं वो ठोस होती हैं ओडोनिल की, लेकिन ये धीरे धीरे करके उड़ जाती है। ये क्या है, ये एक प्रकार का सब्लिमेशन पदार्थ है। आगे देखेंगे अमोनियम क्लोराइड। आप अमोनियम क्लोराइड देखा होगा आपने, नौसादर जैसे पढ़ा भी होगा आपने, अमोनिया क्लोराइड की बात करें हम, अमोनिया क्लोराइड में NH4Cl होता है, NH4Cl। तो ये अमोनिया क्लोराइड जो ये एक प्रकार का सब्लिमेशन पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होता है। देखिए कोशिका बना रहा हूँ मैं आपके सामने, ये कोशिका है, ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्या कहते हैं रफ, और एक होते हैं स्मूथ, ठीक है। तो रफ वाले पर जो प्रकार हमेशा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये ध्यान रखना, प्रोटीन का संश्लेषण कार्य करते हैं कौन, राइबोसोम। तो राइबोसोम इसके अंदर ये है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, ऊर्जा किस रूप में रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। के अंदर क्रोमोटीन और हेक्रोमोटीन धागे पाए जाते हैं।
क्रोमेटिन और हेक्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। तो इन प्रोटीन और हेक्रोमेटिन धागों का कार्य क्या होता है, इनके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन और ये आपसे पूछ लिया जाए कि बारीकी से पूछा जाए, वैसे इतना डीपली पूछा नहीं गया है। क्रोमेटिन और हेक्रोमेटिन धागों के अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये केंद्र क्या है, ऊर्जा गृह कहलाता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह। इसके अंदर ऊर्जा किस रूप में रहती है, एटीपी के रूप में रहती है। केंद्र देखिए कोशिका विभाजन में बहुत कार्य करता है। हरित लाभक के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पेड़ों को हरा भरा रखते हैं, ठीक है। तो हरित लाभक इसका आंसर नहीं है, केंद्र इसका आंसर नहीं, इसका आंसर राइबोसोम का हमेशा कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मेन कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए किसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। लाइकन में भी होता है, कवक में भी होता है, शैवाल में भी होता है, ठीक है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका तांत्रिक कोशिका होती है, पेशी कोशिका नहीं होती, अस्थि कोशिका नहीं, हृदय कोशिका नहीं होती, ठीक है। तांत्रिक कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव भी है, ठीक है। सबसे छोटा अगर आपसे क्या है, सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव की अगर बात करें, सबसे छोटा जीव कौन सा हो जाता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव भी होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ एक कोशीय है ना, ये भी एक कोशीय है, ये भी एक कोशीय है। जीवाणु विषाणु में क्या अंतर होता है, जीवाणु जो है ये जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन विषाणु जो मृत रूप में रहते हैं, अगर इन्हें जैसे ही एक प्रकार के परजीवी भी हैं, अगर इन्हें मतलब हमारा शरीर मिल जाता है तो हमारे शरीर पर ही हमारा भोजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जीवाणु जो अपना भोजन कुछ हद तक खुद बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरएनए और डीएनए की संरचना उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। देखिए आरएनए और डीएनए में जो शर्कराएं पाई जाती हैं वो 4 पाई जाती हैं। ये आरएनए की मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर डीएनए की लिख रहा हूँ, तो आप इसमें मतलब अलग अलग लिख सकते हैं। तो डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है, नंबर 1 होती है इसमें एडिनिन, ठीक है, एडिनिन। दूसरी होती है ग्वानिन। तीसरी शर्करा होती है साइटोसिन। और नंबर 4 आता है इसमें क्या कहते हैं, थाइमिन। नंबर 3 आती है, नंबर 4 थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन इसके आरएनए के अंदर थाइमिन न पाकर क्या पाया था, यूरेसिल पाया था। क्या पाया था, यूरेसिल, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, मतलब इसका आंसर यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें मतलब गलत ना करेंगे, ये आप लिख भी लेंगे अगर हो सके तो। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह क्या पाया था, यूरेसिल पाया था, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। कोई कोशिका है, कोई सेल है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अवस्था में जो पाया जाने वाला पदार्थ है वो क्या है, प्रोटीन पाया था, ठीक है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए, अगर किसी कोशिका में से राइबोसोम निकाल दिए जाए, तो उसमें अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था राइबोसोम का कार्य क्या होता है। राइबोसोम का जो कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो राइबोसोम जो है अगर निकाल दिया तो क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और देखिए आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और डेली इस वीडियो को देखें, रोज़ सुबह मॉर्निंग में वीडियो में डालूंगा, ठीक है। रोज़ सुबह मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो में डाल दिया करूँगा, और आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है।